हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे चीन और पाकिस्तान में बड़ी ही सीक्रेट डील हुई है। कश्मीर सीमा पर बढ़ गया भारत के लिए बड़ा खतरा। भारत लगातार करता रहा मना, लेकिन नहीं माने ये दोनों के दोनों देश। अब क्या कदम उठाने वाला है अपना भारत, तो वहीं बताएंगे। रियासी आतंकवादी हमले के बाद क्या एक्शन लेगा भारत? क्या मोदी सरकार रिटेलिएट करेगा उस आतंकी हमले का? पाकिस्तान में समाया जवाबी कार्रवाई का डर, बताएंगे। इससे जुड़ी बड़ी अपडेट। तो वहीं यूक्रेन युद्ध में मारे गए अपने 2 भारतीय रूसी सेना में हुए थे भर्ती, जिसके बाद भारत ने लिया बड़ा एक्शन। तो वहीं पेंशन को लेकर मोदी सरकार 3.0 का क्या है प्लान, बताएंगे दोस्तों। पेंशन को लेकर सबसे बड़ी खबर, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप आराम से वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का लगातार विकास चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी होंगे नए आर्मी चीफ। 30 जून को संभालेंगे पद। जी हां, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी देश के नए सेना प्रमुख होने वाले हैं। केंद्र सरकार उन्हें अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में नियुक्ति दी है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को 30 जून की दोपहर से अगले सेना अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालेंगे। द्विवेदी वर्तमान में उप सेना अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। वर्तमान सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे जी 30 जून को पद मुक्त हो रहे हैं। दरअसल मौजूदा आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जी का कार्यकाल 31 मई को पूरा हो रहा था, लेकिन 30 जून तक का एक्सटेंशन दे दिया गया था। बता दें 1 जुलाई 1964 को जन्मे द्विवेदी सैनिक स्कूल, रीवा नेशनल डिफेंस कॉलेज और यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के पूर्व छात्र भी रहे। ऐसे में उनको कांग्रेचुलेट करना मत भूलिएगा आप लोग उपेंद्र द्विवेदी जी को। तो वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों ने की फायरिंग, एक दहशतगर्द हुआ ढेर, सुरक्षा बलों ने घेर दिया इलाका। बता दें जम्मू संभाग के कठुआ जिले के हीरानगर इलाके के सैडा सोहल गाँव में मंगलवार की रात मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। आतंकियों ने एक घर में घुसकर परिवार वालों को बंधक बनाने की कोशिश की। विरोध करने पर फायरिंग की। इसके बाद किसी तरह से परिवार वालों ने घर से निकलकर सुरक्षा बलों को सूचना दी। पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। एडीजीपी जम्मू आनंद जैन ने एक आतंकी के मारे जाने की पुष्टि की है। ऑपरेशन जारी है। बता दें कि ये कठुआ गाँव व सांबा जिले के बॉर्डर पर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 15 किलोमीटर दूर इस गाँव में शाम को लगभग 7:45 बजे ग्रामीणों ने संदिग्ध लोगों की हरकत देखी। इस दौरान 2 आतंकवादी एक घर में घुस गए और खाना मांगने लगे। परिवार वालों ने उनके पास के सामान को लेकर आपत्ति जताई तो धमकी देते हुए 2-3 चक्र गोलियां चलाई। इस पर परिवार वाले चुप हो गए। किसी तरह वो खाने का बंदोबस्त करने की बात कहते हुए घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए। बाद में उन्होंने सुरक्षा बलों को आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना दी। सूचना मिलते ही कठुआ, सांबा व जम्मू से सुरक्षा बलों की टीमें ने मौका पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी कर दी और कार्रवाई में एक आतंकवादी मारा गया। तो वहीं आपको बता दें अभी भी ये कार्रवाई चल रही है। साथ ही बता दें चीन और पाकिस्तान में हुई सीक्रेट डील, कश्मीर सीमा पर बढ़ गया भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हाल में ही चीन की 5 दिवसीय यात्रा से वापस लौटे हैं। उनकी चीन यात्रा की चर्चा पूरे पाकिस्तान में हो रही है। दरअसल शहबाज शरीफ के चीन जाने के लिए पाकिस्तान को एक महत्वपूर्ण बजट सत्र स्थगित करना पड़ा, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के साथ सौदा हासिल करने के लिए बहुत जरूरी था। पाकिस्तान सरकार ने बताया कि इस दौरान चीन के साथ कई मुद्दों पर सहमति बनी है। पाकिस्तान का कहना है कि शहबाज शरीफ की चीन यात्रा के दौरान 32 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इनमें से कुछ को गुप्त रखा गया है। ये समझौते ऐसे हैं जिससे भारत की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। इन समझौतों पर चीन और पाकिस्तान दोनों ने चुप्पी साध रखी है। 6 जून को पाकिस्तानी वाणिज्य मंत्रालय ने 32 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की सूचना दी है। इन समझौतों में ऊर्जा, ऑटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा और सबसे खास तौर पर कृषि और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्र शामिल थे। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो आपको बता दें, शहबाज शरीफ के चीन दौरे के दौरान हुए समझौते में सबसे ज्यादा चर्चा राजमार्गों के निर्माण के लिए हुए समझौते की हो रही है। इसमें एक समझौता डेरा इस्माइल खान जोब राष्ट्रीय राजमार्ग N50 और मुजफ्फराबाद मीरपुर मंगला एक्सप्रेसवे के लिए व्यवहार्यता अध्ययन के लिए भी किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मंगला में पाकिस्तान की स्ट्राइक कोर स्थित है, जो उस विशेष सड़क को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। इसके अलावा बाबूसर में एक सुरंग बनाने की योजना बनी हुई है, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के बीच सभी मौसम की कनेक्टिविटी को सक्षम करना है, और जो 2016 से विकास के चरण में है। बता दें चीन और पाकिस्तान में हुए इस सीक्रेट डील के तहत चीन भारत से लगी सीमा पर एक्सप्रेसवे का निर्माण करेगा। इससे भारत की टेंशन वाकई में बढ़ सकती है। लगातार भारत इस पर विरोध जताता आया है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है ये दोनों देश। अब देखते हैं भारत इस पर क्या फैसला लेता है। तो वहीं आपको बता दें
दें, प्रधानमंत्री मोदी को कतर के अमीर ने किया फोन, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर दी बधाई। जी हां, मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने दोनों देशों के आपसी सहयोग प्रतिबद्धता को दोहराते हुए बहुआयामी संबंधों को मजबूत बनाने के लिए चर्चा की। इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने अरब देश के अमीर को उनकी शुभकामनाओं और भारत के लोगों के प्रति सकारात्मक भाव के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने फरवरी में अपने कतर दौरे को याद किया और शेख तमीम बिन हमद अल थानी को जल्द ही भारत दौरे पर आने के लिए आमंत्रित भी किया। मोदी जी ने लिखा, मेरे दोस्त और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बात करके काफी खुशी हुई। मैंने उन्हें उनकी शुभकामनाओं और भारत के प्रति सकारात्मक भाव के लिए धन्यवाद दिया। तो वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी को चीनी पीएम ने दे दी बधाई, लेकिन जिनपिंग ने अब भी चुप्पी साध रखी है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में जीत और तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने पर दुनिया भर से बधाई संदेश मिले हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन जैसे देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने तो फोन तक करके प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई दी। हालांकि इसमें एक नाम गायब रहा, वो है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का। अब शी जिनपिंग की जगह चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने पत्र भेजकर पीएम मोदी को मुबारकबाद दी है। उनके इस संदेश को भारत में चीनी राजदूत जे फोइंग ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। हालांकि एनडीए की जीत और पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद चीनी राजदूत ने ट्वीट करके जरूर बधाई दी थी। बता दें, चीनी प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत संबंधों का मजबूत और स्थिर विकास न केवल दोनों लोगों की भलाई के लिए अनुकूल है, बल्कि क्षेत्र और दुनिया में स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। उन्होंने कहा कि चीन द्विपक्षीय संबंधों को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए भारत के साथ काम करने का इच्छुक है। लेकिन आपको बता दें, अभी तक चीन के राष्ट्रपति जो कि अहम चेहरा माने जाते हैं, अहम नेता माने जाते हैं चीन के, उन्होंने अब तक बधाई नहीं दी है। उन्होंने अभी तक चुप्पी साध रखी। आखिर क्या है ये कारण कि उन्होंने शपथ लेने के बाद भी पीएम मोदी जी को अब तक बधाई नहीं दी है? तो वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में तीर्थ यात्रियों के बस पर हमले में शामिल आतंकी का स्केच जारी कर दिया गया है। सूचना देने पर 20 लाख रुपए का इनाम। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस ने रियासी जिले में एक यात्री बस पर हमले में शामिल एक आतंकवादी का स्केच मंगलवार को जारी कर दिया। उसके बारे में सूचना देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। हाल में ही आतंकवादियों ने श्रद्धालुओं को शिवखोरी मंदिर से कटरा ले जा रही 53 सीट वाली एक बस पर पोनी इलाके में तेरयात गांव के पास रविवार को गोलीबारी कर दी थी। हमले के बाद ये बस खाई में जा गिरी थी। इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई थी और 41 लोग जख्मी हो गए थे। तो वहीं आपको बता दें, मारे गए श्रद्धालुओं के परिजनों को मुआवजे देने पर सहमति बन गई है। 50 लाख सहित ये मदद देगी सरकार। जी हाँ, 50 लाख के मुआवजे, 2 को संविदा नौकरी और 1 डेयरी बूथ पर बन गई है सहमति। जी हाँ, मृतक राजेंद्र सैनी और उनकी पत्नी ममता सैनी जयपुर शहर के मुरलीपुरा इलाके के रहने वाले थे, जबकि पूजा सैनी और उसका पुत्र चौमू इलाके के रहने वाले थे। दोनों की क्षेत्रों में अलग अलग धरना प्रदर्शन हुए और आतंकी घटना के खिलाफ रैलियां निकाली गई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। तो वहीं आपको बता दें, इस हमले के बाद पाकिस्तान में समाया है जवाबी कार्रवाई का डर। रियासी आतंकी हमले के बाद क्या पाकिस्तान पर स्ट्राइक करेगा अपना भारत? बता दें, जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए इस आतंकी हमले के बाद इस बीच पाकिस्तान को ये डर सताने लगा है कि भारत इस हमले का बदला उसकी जमीन पर मौजूद आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करके दे सकता है। और इस बीच भारतीय सुरक्षा बल दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रही है। इस काम में ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। पीओके के पूर्व पीएम राजा मोहम्मद फारूक अहमद डार ने एक अपने ट्वीट में इस डर को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को रियासी हमले के बाद पूरे तरीके से तैयार रहना चाहिए। उनको डर सता रहा है कि इस हमले के बाद कहीं भारत बदला ना ले ले पाकिस्तान पर अटैक करके। तो वहीं अब देखना ये होगा, क्या इस हमले का वाकई में मोदी सरकार बदला लेती है कि नहीं? बताइएगा जरूर दोस्तों, आपको क्या लगता है, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, यूक्रेन युद्ध में मारे गए 2 भारतीय, जिसके बाद विदेश मंत्रालय हुआ सख्त। बता दें, रूसी सेना में हुए थे ये भर्ती। रूसी सेना में भर्ती हुए 2 भारतीय यूक्रेन में जारी युद्ध में मारे गए हैं। इसकी पुष्टि करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने रूस के साथ इस मुद्दे को उठाया है और कहा है कि रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती तुरंत रोकी जाए। इसके साथ ही वर्तमान में रूसी सेना में शामिल सभी भारतीयों को वापस लौटने की अनुमति दी जाए। मंत्रालय ने लोगों से रशिया में नौकरी करते समय सावधानी बरतने को भी कहा है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि विदेश मंत्रालय और मॉस्को में भारतीय दूतावास ने रूसी सेना में शामिल सभी भारतीय नागरिकों को जल्द रिहाई और वापसी के लिए क्रमशः नई दिल्ली में रूसी राजदूत और मॉस्को में रूसी अधिकारियों के साथ इस मामले को मजबूती से उठाया गया है। तो वहीं आपको बता दें, भारत ने सऊदी अरब समेत इन देशों को ब्रिक्स में शामिल
होने पर जताई खुशी, कहा दिल से स्वागत है। दरअसल भारत ने मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरबिया और इथियोपिया के ब्रिक्स समूह में शामिल होने का स्वागत किया है। इन देशों के प्रतिनिधियों ने रशिया की ओर से आयोजित ब्रिक्स की एक महत्वपूर्ण बैठक में पहली बार हिस्सा लिया। भारत के वरिष्ठ राजनयिक दम्मू रवि ने पश्चिमी रूस के निजनी नोवगोरोद में आयोजित ब्रिक्स समूह के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि विस्तारित ब्रिक्स समूह के परिवार के प्रारूप में महत्वपूर्ण बैठक भारत के नए सदस्यों का तहे दिल से स्वागत करती है। तो वहीं बता दें, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में चुनाव से पहले जारी हुआ हिंदू घोषणा पत्र हिंदुओं के खिलाफ घृणा को लेकर किया ये वादा। जी हां, ब्रिटेन में 4 जुलाई को आम चुनाव होना है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बीते महीने ही देश में राष्ट्रीय चुनाव की तारीख का ऐलान किया था। चुनाव से पहले ब्रिटेन में राजनीतिक गतिविधियों में तेजी देखी जाने लगी है। इस बीच वहां हिंदू फॉर डेमोक्रेसी नाम की संस्था ने चुनाव से पहले हिंदू घोषणा पत्र जारी किया है। हिंदू फॉर डेमोक्रेसी अपने घोषणा पत्र में कहता है कि 4 जुलाई को होने वाला चुनाव एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। आइए अपनी आवाज बुलंद उठाएं, उम्मीदवारों को जवाबदेह ठहराएं और अपने देश को एक बेहतर कल देने में सक्रिय रूप से हिस्सा लें। ये सिर्फ हमारा अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। जी हां, साथ ही हिंदू फॉर डेमोक्रेसी ने यूके में एक मजबूत एवं राजनीतिक रूप से सक्रिय हिंदू समुदाय बनाने में लोगों से साथ देने की अपील की है। तो वहीं आपको बता दे दोस्तों, इमरान खान ने अपने ही देश की खोल दी पोल। किस बात का कर दिया खुलासा, बता दें। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को दावा किया है कि पिछले 2 साल से सरकार ने मीडिया को चुप रहने के लिए बाध्य कर दिया और असहमति जताने वाले पत्रकारों को दमन का सामना करना पड़ा है। कई मामलों में आरोपी खान को 10 महीने पहले गिरफ्तार किए जाने के बाद से रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अडियाला जेल में रखा गया है। उन्हें कुछ मामलों में दोषी भी ठहराया गया है। इमरान खान ने ट्विटर पर कहा कि पाकिस्तान में मीडिया हमेशा राज्य के नियंत्रण में रहा है, वहीं पत्रकारों को उनके आलोचनात्मक नजरिए के लिए निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान में पिछले 2 साल में मीडिया को चुप रहने के लिए बाध्य किया गया है और असहमति जताने वाले पत्रकारों को दमन का सामना करना पड़ा है। जी हाँ, यानी कि स्वतंत्र मीडिया महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का, लोकतंत्र का, संविधान का, राज्य का, सरकार का। लेकिन दोस्तों, इन सब की परिभाषा बदल दी गई है पाकिस्तान में, ये कहना है इमरान खान का। तो वहीं आपको बता दें, चीनी नौसेना के पूर्व कैप्टन ने ताइवान में की बड़ी घुसपैठ, स्पीड बोट लेकर पहुंचा ताइपे, मच गया हड़कंप। जी हां, चीनी नौसेना के एक पूर्व कप्तान ने रविवार को ताइवान की नौसेना को उस समय चौंका दिया है जब वो अपनी स्पीड बोट के साथ राजधानी ताइपे के बाहर एक घाट तक पहुंच गया। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच उच्च सुरक्षा उपायों के बावजूद मुख्य भूमि के एक चीनी व्यक्ति द्वारा घुसपैठ की ताइवान के शीर्ष राजनेताओं ने कड़ी आलोचना की है। चीन ताइवान को विद्रोही प्रांत मानता है जिसे मुख्य भूमि के साथ फिर से एकीकृत किया जाना चाहिए, भले ही इसके लिए बल का इस्तेमाल क्यों न करना पड़े। भगोड़ा बताए जा रहे रुआन नामक व्यक्ति को न्यू ताइपे में तमसुई के तट से 11 किलोमीटर दूर देखा गया है। साथ ही साथ बता दें, लेफ्टिनेंट जनरल वेकर उज जमान बने बांग्लादेश के सेना प्रमुख संभाल चुके हैं ये कई अहम जिम्मेदारियां। दरअसल लेफ्टिनेंट जनरल वेकर उज जमान को अगले 3 साल के लिए बांग्लादेश सेना के प्रमुख के तौर पर नामित किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। लेफ्टिनेंट जनरल वेकर उज जमान 23 जून से कार्यभार संभालेंगे। 58 वर्षीय लेफ्टिनेंट जनरल वेकर जमान को कार्यभार संभालने के दिन ही 4 सितारा जनरल के पद पर अपग्रेड किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल वेकर उज जमान को जनरल के रूप में पदोन्नति के साथ सेना प्रमुख के तौर पर 23 जून से नियुक्त किया जाता है। तो वहीं पाकिस्तान ने फिर छिपाई JF-17 क्रैश की रिपोर्ट। तेजस की सीट बनाने वाली कंपनी ने किया बड़ा भंडा फोड़। जी हां, पाकिस्तानी वायुसेना का JF-17 लड़ाकू विमान इस महीने के पहले हफ्ते में क्रैश हो गया। इस घटना को पाकिस्तानी सेना और गुलाम मीडिया ने अब तक छिपा कर रखा हुआ था, लेकिन भारत के तेजस लड़ाकू विमान समेत JF-17 के लिए पायलट सीट बनाने वाली ब्रिटिश कंपनी ने इस घटना को सार्वजनिक कर दिया है। मार्टिन बेकर ने ट्वीट करके बताया है कि उसकी बनाई सीट ने एक बार फिर पायलट की जान बचाई है। उसने एक ट्वीट में कहा कि बुधवार 5 जून को पाकिस्तान वायुसेना का JF-17 ब्लॉक 2 विमान झांग जिले के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट ने मार्टिन बेकर PK-16 LE सीट का उपयोग करके सफलतापूर्वक विमान से बाहर निकलने में सफलता प्राप्त की। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी वायुसेना का ये JF-17 लड़ाकू विमान रफीकी एयरबेस से एक ट्रेनिंग मिशन पर रवाना हुआ था। तो वहीं बता दें, उत्तर कोरियाई सैनिकों की इस हरकत पर भड़का दक्षिण कोरिया। सीमा पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। जी हां, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच तनातनी जग
जाहिर है उत्तर कोरिया की तरफ से लगातार इस तरह की हरकतें की जाती रही हैं जो दक्षिण कोरिया के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। हाल में ही उत्तर कोरिया की तरफ से दक्षिण कोरिया में कचरों से भरे गुब्बारे गिराए गए थे, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। अब खबर ये आ रही है कि दक्षिण कोरियाई सैनिकों ने उत्तर कोरिया के जवानों पर गोलियां चलाई हैं। जानकारी के मुताबिक इस सप्ताह की शुरुआत में उत्तर कोरिया के सैनिकों ने जमीनी सीमा पार की थी, जिसके बाद दक्षिण कोरिया की ओर से फायरिंग की गई थी। सीमा पर हुई फायरिंग की जानकारी दक्षिण कोरिया की सेना ने मंगलवार को दी है। दोनों देशों के बीच अक्सर रक्तपात और हिंसक झड़पें होती रहती हैं। दोनों कोरियाई देशों के आपस में बढ़ते तनाव के बीच रविवार को घटना हुई। जी हाँ, तो बता दें अगले सप्ताह भारत आ सकते हैं अमेरिकी NSA। जी हाँ, खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन महत्वाकांक्षी ICET पहल के कार्यान्वयन में समग्र प्रगति की समीक्षा करने के लिए अगले सप्ताह भारत आ सकते हैं। मामले से जुड़े लोगों ने मंगलवार को बताया है कि बाइडेन प्रशासन के शीर्ष अधिकारी NSA अजीत डोभाल के साथ व्यापक बातचीत करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर US इंडिया पहल यानी ICET के तहत सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जी हाँ, तो वहीं यमन के तट पर प्रवासियों को ले जा रही नाव डूबी, 49 लोगों की मौत, करीब 140 हुए लापता। जी हाँ, यमन के तट पर प्रवासियों को ले जा रही एक नाव डूब गई, जिससे 49 लोगों की मौत हो गई और 140 लापता हो गए। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने मंगलवार को यह जानकारी दी। IOM ने एक बयान में कहा है कि नाव अदन की खाड़ी में 320 किलोमीटर की दूरी पर सोमालिया के उत्तरी तट से करीब 260 सोमालियाई और इथियोपियाई लोगों को लेकर जा रही थी, लेकिन ये यमन के दक्षिण तट पर डूब गई। साथ ही बता दें पाकिस्तान में गधों की संख्या में जबरदस्त उछाल देखा गया है। चीन हुआ खुश। आखिर जिन्ना के देश में कुल कितने गधे हैं आपको बता दें। पाकिस्तान गधों के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। इसका खुलासा पाकिस्तान सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में हुआ है। इस आर्थिक सर्वे में बताया गया है कि पाकिस्तान में पिछले साल के मुकाबले गधों की संख्या में 1 लाख की वृद्धि हुई है। इसी के साथ पाकिस्तान में कुल गधों की संख्या 59 लाख तक पहुंच गई है। अब पाकिस्तान सरकार इन गधों का निर्यात कर और अधिक विदेशी मुद्रा कमाने की तैयारी में है। पाकिस्तान हर साल बड़ी संख्या में चीन को गधों का निर्यात करता है। इन गधों का इस्तेमाल चीन में मीट के लिए और पहाड़ी इलाकों में सामान ढोने के लिए किया जाता है। ऐसे में दोस्तों अगर हम आपसे ये सवाल पूछे कि पाकिस्तान में आपके हिसाब से यानी जिन्ना के देश में कुल कितने गधे हैं, तो आप क्या जवाब देंगे दोस्तों बताइएगा जरूर। जो हमारा सवाल समझ गए वो जरूर जवाब दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें आखिर चीन और पाकिस्तान से कैसे निपटेंगे। विदेश मंत्री का पद संभालने के बाद जयशंकर जी ने बता दी अपनी योजना। जी हाँ, NDA सरकार में मंत्रियों का शपथ ग्रहण और विभागों का बंटवारा हो चुका है, जिसके बाद मंगलवार को जयशंकर जी ने बतौर विदेश मंत्री अपना कार्यभार संभाल लिया। इस दौरान उन्होंने विदेश नीति के मोर्चे पर सरकार की योजनाओं के बारे में बात की। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा है कि आज दुनिया में बहुत उथल पुथल है, दुनिया खेमों में बट गई है और तनाव और संघर्ष भी बढ़ रहे हैं। ऐसे वक्त में भारत की पहचान एक ऐसे देश की है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, जिसकी एक प्रतिष्ठा और प्रभाव है। तो अगले 5 साल चीन और पाकिस्तान के साथ संबंधों के सवाल पर जयशंकर जी ने कहा कि कोई भी देश खासकर एक लोकतंत्र में किसी भी सरकार का लगातार तीसरी बार चुना जाना एक बड़ी बात है। दुनिया को इससे पता चलेगा कि भारत में राजनीतिक स्थिरता है। जहां तक पाकिस्तान और चीन की बात है तो दोनों देशों के साथ रिश्ते अलग अलग हैं, तो समस्याएं भी अलग अलग होंगी। हमारी कोशिश है कि चीन के साथ सीमा विवाद का हल खोजा जाए और पाकिस्तान के साथ हम चाहते हैं कि सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर कोई हल निकाला जाए। साथ ही बता दें उड़ीसा के नए सीएम होंगे मोहन मांझी, 2 डिप्टी सीएम भी बनाए। जी हां, आज होगा इनका शपथ ग्रहण। दरअसल ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजेडी के 24 साल के शासन को खत्म करने वाली भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया है। ओडिशा के नए सीएम के रूप में विधायक दल की बैठक में मोहन मांझी के नाम पर मुहर लगाई गई है। इसी के साथ 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। कनक वर्धन सिंह देव और प्रभाती प्रविदा के रूप में ओडिशा के 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री के चयन के लिए भाजपा विधायक दल की बैठक शुरू हुई, जिसमें राजनाथ सिंह और उनके कैबिनेट सहयोगी भूपेंद्र यादव शामिल हुए। तो वहीं बीजेपी नेतृत्व में ओडिशा के अगले मुख्यमंत्री के रूप में मोहन मांझी के नाम पर मुहर लगाई। ऐसे में उनको आप लोग कांग्रेचुलेशन अवश्य कहिएगा ओडिशा के नए सीएम बनने के लिए। साथ ही साथ बता दें 1 जुलाई को मोदी सरकार पेश करेगी बजट। 10 दिन चलेगा संसद का विशेष सत्र। बता दें मोदी सरकार के तीसरी बार सत्ता संभालने के साथ ही अब आगे की तैयारी तेज हो गई है। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा और 24 जून से 3 जुलाई तक संसद में विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद में भाषण देंगी और 1 जुलाई को आम बजट पेश किया जाएगा। विशेष सत्र के पहले 2 दिन यानी 24 और 25 जून को नवनिर्वाचित
निर्वाचित सांसद शपथ ग्रहण करेंगे। इसके बाद लोकसभा स्पीकर के चुनाव पर सबकी नजरें होंगी। इस पद को बीजेपी अपने खास तरीके से पास रखना चाहेगी, जबकि एनडीए की सहयोगी पार्टियों यानी जेडीयू और टीडीपी की भी लोकसभा स्पीकर पर नजरें हैं। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, बिहार, महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में खाली हुई राज्यसभा की 10 सीटें जल्द हो सकते हैं चुनाव। दरअसल लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद राज्यसभा में 10 सीटें खाली हो गई हैं। राज्यसभा सचिवालय ने इन रिक्तियों को अधिसूचित किया है। इसमें असम, बिहार और महाराष्ट्र में 2-2, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा में एक रिक्तियां शामिल है। ये रिक्तियां कामाख्या प्रसाद तासा, सर्बानंद सोनोवाल असम, मीसा भारती बिहार, विवेक ठाकुर बिहार, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा, ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश, उदयन राज भोसले महाराष्ट्र, पीयूष गोयल महाराष्ट्र, केसी वेणुगोपाल राजस्थान और बिप्लब कुमार देव त्रिपुरा से जुड़ी हैं। ये सभी हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में विजयी हुए हैं। तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, जहां सीएम योगी का राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, रिटायर होने के बाद भी मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ। जी हां, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और ट्रांसफर को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला सुनाया है, वो भी आपको बता दें। लेकिन पहले बता दें, चुनाव के बाद राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब रिटायर होने के अगले दिन होने वाली वेतन वृद्धि नियत होने पर ऐसे कर्मियों के पेंशन की गणना एक नेशनल वेतन वृद्धि को जोड़कर की जाएगी। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में वित्त मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि 6वें वेतन आयोग की संस्तुतियों द्वारा कर्मचारियों की सालाना वेतन वृद्धि हर साल 1 जुलाई को की गई। 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों द्वारा सालाना वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2016 से लागू की गई। इसके बाद कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई और 1 जनवरी को चुनने का विकल्प दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, पेंशन को लेकर मोदी सरकार 3.0 का क्या है प्लान। दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। चर्चा है कि नई सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने के तरीके पर विचार कर सकती है। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हो पाई है दोस्तों। बहरहाल एनपीएस में बदलाव या पुरानी पेंशन योजना की वापसी, आप क्या कहते हैं दोस्तों? केंद्र सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए बताना मत भूलिएगा, क्योंकि केंद्र सरकार पर अभी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत मौजूदा पेंशन धारकों का करीब 2,07,000 करोड़ रुपए का बोझ है। तो वहीं सभी राज्य सरकारों का कुल मिलाकर पेंशन का खर्च 4,63,000 करोड़ रुपए है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। तो वहीं वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलता अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।